नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आइए आज की क्लास हम लोग करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि क्या कुछ चीजें आज आपके लिए नई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने आपसे कल प्रश्न पूछा था कि भाई बताइए अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। अभी भी आप लोगों ने ज्यादा उत्तर नहीं दिया था, ठीक है, लेकिन 21 होना चाहिए इसमें से। यही होगा कि कुछ और होगा? 21 होगा या 20 होगा, बताओ जरा। ठीक है, ये सही है या ये सही है? कौन सा सही हो जाएगा? इसका उत्तर प्लीज आप दे दीजिएगा एक बार। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है संयुक्त सैन्य अभ्यास क्या? धर्म संरक्षक का 7वां संस्करण। किसका? धर्म संरक्षक का। और ये किसके मध्य किया जाता है भाई साहब? ये भी आपको जानना जरूरी है। तो धर्म संरक्षक ये जो अपने आप पे जो संस्करण है, संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है अपने आप पे क्या है, इसका 7वां संस्करण है, जो कि अभी भारत और जापान, क्या भारत और जापान के मध्य में इसको किया जा रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? धर्म संरक्षक। ठीक है, चलिए इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि भाई जापान में जो है थोड़ा परंपराओं नीतियों की चीजें थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से की जाती हैं, तो वहां पर आप कह सकते हैं भाई धर्म संरक्षक। और धर्म संरक्षक कौन है? भारत है भी भाई। भारत में भी धर्म का संरक्षण दिया जाता है और जापान में भी धर्म संरक्षण दिया जाता है। तो भारत और जापान के मध्य में ये संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जाता है। ठीक है, तो भारतीय सेना, भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स ने वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास, यानी कि ये क्या होता है, प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। क्या ये दरअसल प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि मैंने कई बार कहा है कि जो भी संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं वो या तो वो वार्षिक होते हैं, ठीक है, वार्षिक रूप से यानी कि पर ईयर होते हैं, और कई बार क्या होता है वो द्विवार्षिक रूप से भी आयोजित किया जाते हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म संरक्षक है, ठीक है, यानी कि जिसको हम धर्म गार्जियन के नाम से भी जानते हैं कई बार। ठीक है, धर्म गार्जियन के नाम से भी जानते हैं। अक्सर धर्म गार्जियन ही किताबों में लिखा रहता है मोस्टली। ठीक है, धर्म गार्जियन या धर्म संरक्षक के रूप में भारत जापान के मध्य में जो वार्षिक ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इसका 7वां संस्करण जो है शुरू किया गया है। नंबर आपको याद रखना है। यह अभ्यास कहां पर? उत्तराखंड के चौबटिया स्थित, क्या उत्तराखंड के चौबटिया स्थित विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में 24 फरवरी से 9 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, अब ये डेट भी आपको क्या करनी है, याद रखनी है। आप लगा जिसको क्या टिक इंपॉर्टेंट। 24 फैब से लेकर के 9 मार्च 2026 तक ये आयोजित किया जा रहा है। धर्म गार्जियन, ठीक है, या धर्म संरक्षक भी कहते हैं इसको। चलिए, धर्म संरक्षक यानी कि धर्म गार्जियन अभ्यास अर्धशहरी युद्ध परिस्थितियों में पर केंद्रित है, जहां शत्रुतापूर्ण माहौल में घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाए जाएंगे। हेलीकॉप्टर आधारित अभियान, दुश्मन के कब्जे वाले ठिकानों पर कार्रवाई और हाउस इंटरवेंशन ड्रिल का भी इसमें अभ्यास किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस युद्धाभ्यास के दौरान खुफिया निगरानी और टोही ग्रिड विकसित किया जाएगा। दोनों देशों की सेनाएं मोबाइल वाहन चेक पोस्ट स्थापित करेंगी और संयुक्त परिचालन प्रक्रियाओं का क्या करेंगे, अभ्यास भी इसमें करेंगे। तो ये सारी बातें आपको यहां पर ध्यान रखनी है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करना और संयुक्त सैन्य क्षमताओं को बढ़ावा देना है। इसमें आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग, अंतर संचालनीयता में सुधार और समकालीन सैन्य रणनीतियों पर विशेष ध्यान जो है दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको धर्म गार्जियन से संबंधित थे, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट है, अब इस पर जो है प्रश्न बन जाएगा आप एग्जाम में कि बताओ ये जो धर्म संरक्षक जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये किन दो देशों के मध्य में होता है? तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए भारत और अमेरिका के मध्य में, या बी भारत ऑस्ट्रेलिया, या फिर भारत और जापान के मध्य में, या फिर भारत और फ्रांस के मध्य में। किन दो देशों के मध्य में धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है, जो कि प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? आप कहेंगे सर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बहुत आसान सा है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत और जापान के मध्य में किया जाता है। कौन सा संस्करण था ये? आप कहेंगे सर ये धर्म संरक्षक जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इसको धर्म गार्जियन के नाम से भी जानते हैं। इसके अगर हम संस्करण की बात करें, जिसको अभी हमने बताया भी था आपको, संस्करण का कौन सा था? ये 7वां था। ठीक है, कहां पर आयोजित किया गया? ये किया गया उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में। याद रहेगा पॉइंट। चलिए, अच्छा, जापान के बारे में कुछ पॉइंट्स आप लोग और नोट कर लीजिएगा। जापान में कौन से जागृत ज्वालामुखी है, कौन से शोषित ज्वालामुखी है, और भी 2-3 पॉइंट वहां के संसद का नाम और बाकी चीजों का नाम आपको याद रखना है।
जब भी कोई देश आप पढ़े तो उसके बारे में जानकारी आप लोग ले लिया करिए, ठीक है। वैसे तो मैं पढ़ाता हूं आप लोग को, लेकिन फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए अलग से भी, ठीक है। चलो, राष्ट्रव्यापी अभियान जीवन बचाओ और स्वस्थ भारत बनाओ। क्या? जीवन बचाओ और स्वस्थ भारत बनाओ। ये एक हॉस्पिटल की एक योजना है, अपने आप एक अभियान है, जिसका अभी हाल ही में राष्ट्रपति जो हमारी महोदया हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है, ठीक है। कब किया गया है? 24 फरवरी 2026 को, ठीक है। यानी कि वर्तमान राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 24 फरवरी 2026 को, कब? 24 फरवरी 2026 को मुंबई के, यहां पर मुंबई के लोक भवन में पीडी हिंदुजा अस्पताल द्वारा आयोजित राष्ट्रव्यापी अभियान जीवन बचाओ और एक स्वस्थ भारत बनाओ का उद्घाटन किया गया है। देश भर में 1,80,000 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, आप जानते होंगे। और इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज भी दिया जाता है, यह भी आप जानते होंगे। यानी कि आयुष्मान भारत योजना के तहत लगभग 12 करोड़ परिवारों को प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। मिशन इंद्रधनुष, टीबी मुक्त भारत अभियान और सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन जैसे कार्यक्रम नागरिकों को बीमारियों से बचाने में योगदान दे रहे हैं। और भैया मिशन इंद्रधनुष बड़ा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। टीबी मुक्त भारत अभियान का लक्ष्य कब तक रखा गया, ये बताइए मुझे आप लोग। और सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन का लक्ष्य कब रखा गया है, ये तीनों चीज आप मुझे बताइए, क्योंकि इन तीनों पर प्रश्न आप एग्जाम में आता है। मिशन इंद्रधनुष, टीबी मुक्त भारत अभियान, सिकल सेल एनीमिया। और अभी फाइलेरिया मुक्त अभियान की शुरुआत की गई थी, और आपको याद होगा मैंने आपको शायद बताया भी था कि नहीं बताया था, नहीं बताया था तो एक बार याद कर लीजिए, मैं आपको बताने जा रहा हूं। फाइलेरिया, फाइलेरिया क्या? फाइलेरिया, फाइलेरिया जिसे हम क्या कहते हैं, हाथी पांव भी कहते हैं, अपने आप पे स्वेलिंग हो जाती है बॉडी में। इसके उन्मूलन का जो लक्ष्य है वो WHO, ठीक है, और इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन दोनों के द्वारा इसके उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया था। कब तक का? 2030 तक का लक्ष्य रखा गया था, ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी हाल ही में क्या हुआ कि इंडिया ने, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, इसको कहा है हम इसको अपने लक्ष्य, इस अपने टारगेट से 3 साल पहले, यानी कि 2027 में हम इसको क्या करेंगे, इसको हम पूरा कर लेंगे। तो ये भी पॉइंट क्या था आपके लिए, इंपॉर्टेंट था, जो कि आपको याद रखना है। फाइलेरिया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अभी हाल ही में फाइलेरिया दिवस भी मनाया गया है। एक सूचना मैं आपको दे दूं कि अभी 2024 में बहुत सारे लोग इंटरव्यू दे रहे होंगे, ठीक है। 2024 का मॉक इंटरव्यू हमारे यहाँ डिकोड एग्जाम पे चल रहा है, आप चाहें तो इसको दे सकते हैं। तो अब ये पॉइंट भी आपको क्या करना है, याद रखना है, इसको भूलना नहीं किसी भी रूप में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वस्थ नागरिक आवश्यक है। ये बहुत अहम है अपने आप पे। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपके यहां पर स्वस्थ अगर नागरिक नहीं है, ठीक है, स्वस्थ नागरिक अगर नहीं है तो आपका देश जो है क्या हो जाएगा, जो है विकसित नहीं हो पाएगा। सिंपल सी बात है। यानी कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जरूरी हो जाता है कि हम स्वस्थ नागरिकों की जो है आवश्यकताओं पर बल दें अपने आप पे। और इसीलिए अभी HEO की वैकेंसी भी अभी आई हुई है, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की, जिस पर आप लोग मेहनत कर रहे होंगे। इसमें कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इसका बैच भी आगे स्टार्ट होगा। इसके लिए आप हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8604409201 पर आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो विजन 2047 में जो कि विकसित भारत बनाने का है, उसको प्राप्त करने के लिए हमारे देश के नागरिकों का स्वस्थ होना क्या है, बहुत ही आवश्यक है अपने आप पे, ठीक है। चलिए अब आप बताइए इस पर प्रश्न क्या हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम बीमारियों की रोकथाम से संबंधित है? तो मिशन इंद्रधनुष है, स्टार्टअप इंडिया है, मेक इन इंडिया है या डिजिटल इंडिया। यानी कि इन चारों अभियानों में से कौन सा एक ऐसा अभियान है जिस अभियान के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती हैं अपने आप में। स्वास्थ्य संबंधी योजना कौन सी है? बहुत आसान सा भी हमने आपको बताया। स्टार्टअप इंडिया, ये तो है ही नहीं अपने आप में, बिल्कुल नहीं है। इसमें तो हम जो है अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं। मेक इन इंडिया, ये भी नहीं होगा बिल्कुल। डिजिटल इंडिया एक अलग ही कार्यक्रम है अपने आप पे। सिंपल सी बात है, मिशन इंद्रधनुष होगा। अगर बाय द वे अगर आपको नहीं पता तो भी आप इसमें से थोड़ा सा एनिमेशन टेक्निक के माध्यम से आप इसको लगा सकते थे, ठीक है। और वैसे भी मिशन इंद्रधनुष तो बहुत चर्चाओं में रहता है। चलिए, नई दिल्ली में एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन पर रणनीतिक सम्मेलन 2026 का भी हाल ही में आयोजन किया गया है। यानी कि भारत जर्मन विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र ने, किसने? भारत जर्मन विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र ने 24 फरवरी को नई दिल्ली में
एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन पर रणनीतिक सम्मेलन 2026 का क्या किया है, आयोजन किया है। सम्मेलन में जल प्रबंधन, ठीक है, क्या जल प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन, ठीक है, से निपटने के लिए भारत जर्मनी सहयोग के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। बहुत महत्वपूर्ण है। जल प्रबंधन पर आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है आजकल, वाटर कंजर्वेशन और वाटर हार्वेस्टिंग। सुन लो लल्ला जी लोग, ठीक है, क्या इंटरव्यू में प्रश्न पूछा जा रहा है आजकल, क्या वाटर कंजर्वेशन, ठीक है। देखो अब आप पढ़ते कि नहीं पढ़ते मुझे नहीं पता है, क्या वाटर कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन, ठीक है, वाटर कंजर्वेशन, ठीक है, और दूसरा वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक, और क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज, ठीक है। वाटर कंजर्वेशन, वाटर हार्वेस्टिंग और क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दे अभी आपके एग्जाम में इंटरव्यू पूछे जा रहे हैं। और जो है कृषि व्यवस्था, ठीक है, कृषि उत्पादकता या कृषि व्यवस्था, इस पर भी खूब सारे प्रश्न आपके बनना है इंटरव्यू में, ठीक है। इनको आपको क्या करना है, अभी आप इंटरव्यू दे रहे होंगे तब भी आपको पढ़ना है, और आपको इसको टास्क में देता हूं कि इसको आप रेडी कर लीजिएगा। ये टास्क आपका होमवर्क है, क्योंकि यहां से बहुत सारे प्रश्न आप एग्जाम में बनते हैं जो कि आपको क्या करने हैं, रेडी करने हैं। बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं है, स्किप नहीं करना किसी भी रूप में, ये आपको पढ़ के जाना है एनी हाउ। भाई साहब वीडियो अगर आपको मेरा अच्छा लगता हो तो प्लीज आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी आगामी बहुत सारी परीक्षाओं में ये करंट अफेयर्स आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। इसके अलावा भारत में जर्मन राजदूत फिलिप एकरमैन ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि विज्ञान, सतत विकास और जलवायु कार्यवाही में भारत जर्मन साझेदारी को और मजबूत करने पर बल दिया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जल प्रबंधन एक साझा वैश्विक चुनौती है और संयुक्त अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास तथा ज्ञान के आदान प्रदान के प्रति जर्मनी की प्रतिबद्धता को दोहराया गया अपने आप में, ठीक है। ये सारे पॉइंट हैं ये, और ये अपने आप में वाटर कंजर्वेशन और कृषि व्यवस्था, ये क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा ग्लोबल इश्यूज है अपने आप में, इस पर लगातार सरकारें काम कर रही हैं। अच्छा एक बात बताओ मुझे आप लोग कि वाटर कंजर्वेशन को लेकर के जो हमारे 17 जो एसडीजी गोल हैं, क्या जो 17 एसडीजी गोल हैं, आप लोग पढ़ते भी होंगे अपने आप पे 17 एसडीजी गोल, ठीक है। ये जो 17 एसडीजी गोल हैं, इसमें से जल प्रबंधन को लेकर के भी किसी उसमें बात कही गई है क्या, किसी गोल में, जरा मुझे बताइएगा आप लोग प्लीज, है ना। चलिए, जिसका लक्ष्य कब तक रखा गया है, 17 एसडीजी गोल को पूरा करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, 2030 तक का रखा गया है। यह भी पॉइंट आप लोग क्या होंगे, जानते होंगे कि नहीं जानते हैं, जानते होंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप बताओ इसमें से कुछ पॉइंट्स। भारत जर्मन विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र ने रणनीतिक सम्मेलन 2026 का आयोजन किस विषय पर किया है, तो नवीकरणीय ऊर्जा पर किया है, कि एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन पर किया है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर किया, कि जैव प्रौद्योगिकी पर किया है। जल्दी से मुझे बताइएगा कि अभी जो है ये सम्मेलन किस पर आयोजित किया गया था। आसान है, कोई बहुत कठिन नहीं है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, इसका उत्तर बी वाला हो जाएगा, है ना, एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो, डॉक्टर एस जयशंकर ने 24 फरवरी को नई दिल्ली में खाड़ी सहयोग परिषद, क्या खाड़ी सहयोग परिषद, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, क्या खाड़ी सहयोग परिषद, जिसको हम लोग जीसीसी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी के महासचिव कौन है, जसीम मोहम्मद अल बुदैवी से मुलाकात की। देखो अब इसमें पहले ही 2-3 फैक्ट हो जाएगा, निकल के आ जाएगा। एक, अभी हाल ही में बैठक जो ये हुई है जीसीसी के मध्य में और भारत और जयशंकर के मध्य में, कब हुई है, आप कहेंगे ये हुई है 24 फरवरी को हुई है। एक पॉइंट तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा, खाड़ी सहयोग जो परिषद है अपने आप में, इसके अध्यक्ष कौन है, यानी कि महासचिव कौन है, आप कहेंगे जसीम मोहम्मद अल बुदैवी। कौन है, जसीम मोहम्मद अल बुदैवी। तो एक फैक्ट और 2 फैक्ट हो गया। तीसरा फैक्ट, जीसीसी के बारे में, यानी कि खाड़ी सहयोग परिषद के बारे में भी आपके एग्जाम में प्रश्न बन जाएगा, जिसको अभी हमने आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो 3 फैक्ट आपको पहली लाइन से मिल जाते हैं। अब दिमाग खोला है तो आप कर ले जाएंगे, ठीक है। यानी कि विदेश मंत्री हमारे जो एस जयशंकर जी हैं, इन्होंने ही दरअसल 24 फरवरी को, यानी कि 24 फरवरी को, कहां पर, नई दिल्ली में, किसके साथ में, खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि जीसीसी के साथ में उनके जो महासचिव हैं जसीम मोहम्मद अल बुदैवी से क्या की है, मुलाकात की है, ठीक है। इसके उनके अनुसार रणनीतिक वार्ता पर आधारित भारत जीसीसी संयुक्त कार्य योजना, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा
के सुरक्षा और जन संबंधों के क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत जीसीसी यानी कि भारत और खाड़ी सहयोग परिषद मुक्त व्यापार समझौता इस साझेदारी को और भी क्या करेगा, मजबूत करेगा अपने आप पे। ठीक है, अब इसको एक बार हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जीसीसी, क्या जीसीसी, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल। क्या, गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल, जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है, चर्चाओं में है। अच्छा, जीसीसी यानी कि गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल यानी कि खाड़ी सहयोग परिषद के अध्यक्ष कौन है, आप कहेंगे भैया महासचिव जसीम मोहम्मद अल बुदैवी हैं। याद रहेगा पॉइंट, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, चलिए आगे। सदस्य इसके कौन कौन से भाई साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको याद रखना है क्योंकि यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। तो पहला सदस्य कौन सा है, सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है, कुवैत है, कतर है, ओमान है, बहरीन है। देखो ये खाड़ी देश है ना सारे सारे, तो क्या लिखा है, खाड़ी संयुक्त परिषद यानी गल्फ कॉर्पोरेशन, आप मतलब गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल, ये गल्फ जो सारी गल्फ कंट्रीज तो हैं, ये सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, कतर और आपका ओमान और बहरीन अपने आप पे। तो ये 6 के 6 कंट्री आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं, इसको दिमाग में फिट कर लीजिए। ठीक, दूसरा, इसका मुख्यालय कहां पर है, रियाद यानी कि सऊदी अरब में है। कहां पर है, रियाद यानी कि सऊदी अरब में है। ठीक है, यहीं पर है पहले वाले पॉइंट पे। ठीक, याद रखिएगा। जीसीसी के प्रमुख उद्देश्य क्या है, नंबर 1 क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखना। ठीक है, आर्थिक सहयोग और सहायता बाजार। ठीक है, ऊर्जा, तेल और गैस नीति में समन्वय, विदेशी नीति और सुरक्षा में सहयोग बढ़ावा देना और शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग करना ही क्या इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, चलिए इनकी प्रमुख कुछ संस्थाएं जीसीसी की, कौन कौन सी संस्थाएं हैं, नंबर 1 सुप्रीम काउंसिल इसकी एक संस्था है जो कि सर्वोच्च निर्णयकारी निकाय के रूप में हम इसको जानते हैं। मंत्री स्तरीय परिषद भी इसमें होती है यानी कि विदेश मंत्रियों का समूह होता है। ये सचिवालय की अगर बात करें तो एक सेक्रेटरीट जनरल होता है जो कि प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करने का कार्य करता है। तो ये इसके जीसीसी की प्रमुख क्या इंस्टीट्यूशन है अपने यहाँ पे। चलिए अब आप बताइए जीसीसी का मुख्यालय कहां पर है, अभी हमने 30 सेकंड पहले आपको बताया है। तो नंबर 1 ऑप्शन क्या है, रियाद में है आपका, कि दोहा में है, कि मस्कट में, कि अबू धाबी में है। जीसीसी यानी गल्फ कॉर्पोरेशन जो आपका है अपने आप में, ठीक है, इसका जो है कहां पर है मुख्यालय, हेडक्वार्टर, यह जाएगा आपका रियाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए यूपीसीएस 2026 का फाउंडेशन कोर्स हमारे यहां पे चल रहा है। अगर आपको लगता है पढ़ाई लिखाई करनी है आपको, तो आप हमारे यहां पर पीसीएस 2026 का फाउंडेशन कोर्स भी चल रहा है, जिसपे हम लोग प्री प्लस मेंस और आपके सभी लेक्चर्स देते हैं, पीवाईक्यू वगैरह सब कुछ कराया जाता है। और इसके अलावा अगर आप ओनली प्री करना चाहते हैं पीसीएस का तो भी आप कर सकते हैं। इसमें अभी ऑफर चल रहा है हमारे सभी कोर्सेज पर। इसकी फीस जो हमारी है वो है 4500 रुपया है, और अभी इसमें कूपन कोड अगर आप लगाइएगा पीसीएस 2000 लिख करके, ठीक है, तो आपकी फीस कितनी हो जाएगी, 2500 हो जाएगी। 4500 से कितनी हो जाएगी, 2500 इसमें। और मजेदार बात यह कि ये टारगेटेड बैच हमारा है और एज ए मेंटरशिप प्रोग्राम हमारा है, यानी कि यहां पर आपको गूगल मीट के माध्यम से मेरे द्वारा आपको गाइड किया जाएगा। लगातार आपसे फोन संपर्क के माध्यम से आपको चीजें बताई जाएंगी, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या करना है। तो ये एज ए मेंटरशिप गाइडेड प्रोग्राम अपने आप में ओनली प्री वाला, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छा बैच है। इसमें आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, सीसेट मिल जाएगा, टेस्ट मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे बायलिंगुअल, और नियमित अभ्यास के लिए टेलीग्राम ग्रुप पे टेस्ट भी किया जाएगा और फुल लेंथ टेस्ट दिया जाएगा, और प्लस व्यक्तिगत मार्गदर्शन और संदेह समाधान आपका किया जाएगा। तो ये अच्छा बैच, आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8604440920 या फिर 9506742546 या फिर आगे के नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अमेरिका इंडिया कनेक्ट पहल, ये अभी चर्चाओं में थी। तो अभी हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 के दौरान गूगल की यह घोषणा भारत के डिजिटल और तकनीकी प्रबंधन में एक नए युग का सूत्रपात करती है। 15 अरब अमेरिकी डॉलर का यह निवेश न केवल वित्तीय सहायता है, बल्कि यह भारत को वैश्विक डेटा मानचित्र पर एक केंद्रीय धुरी के रूप में स्थापित करने की रणनीतिक योजना है अपने आप में। क्या, अमेरिका इंडिया कनेक्ट पहल। अमेरिका इंडिया कनेक्ट पहल का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में आवश्यक डेटा गति और कम विलंबता को क्या करना, सुरक्षित करना अपने आप पे। तो ये पॉइंट आपके लिए क्या था, इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार आप लोग। ठीक है, इसका एक मुख्य घटक है, क्या घटक है, इसका एक मुख्य घटक दरअसल विशाखापत्तनम में, कहां पर, विशाखापत्तनम में अंतरराष्ट्रीय समुद्री केबल गेटवे की स्थापना करना है। बहुत महत्वपूर्ण है ये। विजाक का चयन इसके रणनीतिक तटीय स्थान और हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती मात्रा के कारण किया गया है। यह गेटवे न केवल भारत के पूर्वी तट पर डेटा रसद को सुव्यवस्थित करेगा, बल्कि यह वैश्विक डेटा प्रवाह के लिए एक वैकल्पिक और सुरक्षित मार्ग भी क्या करेगा, अपने आप में
प्रदान करेगा। तो ये एक अच्छी पहल अपने आप में, ठीक है। चलिए, इस नेटवर्क रसद के विस्तार की दृष्टि से 3 नए समुद्री केबल मार्ग अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये मार्ग भारत को न केवल सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया से जोड़ेंगे बल्कि दक्षिण अफ्रीका से भी जोड़ देंगे। इसमें अफ्रीका के साथ संपर्क शामिल है। यह विस्तार भारत की दक्षिणी गोलार्ध के देशों के साथ डिजिटल एकीकरण में मदद करेगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के नए रसद मार्ग जो इससे क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे अपने आप, ठीक है। चलिए, अब आप बताइए प्रश्न इस पर से। इसके अतिरिक्त 4 नए रणनीतिक फाइबर ऑप्टिक मार्गों का विकास भारत के आंतरिक डिजिटल ढांचे को वैश्विक केबलों से कुशलतापूर्वक जोड़ने के लिए आवश्यक है। एआई आधारित कनेक्टिविटी के लिए उच्च क्षमता वाले बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है, क्योंकि एआई मॉडल को विशाल डेटा सेट के त्वरित आदान प्रदान की आवश्यकता होती है। यह परियोजना भारत अमेरिका पहल आईसीटी के उद्देश्यों के साथ भी मेल खाती है। यह निवेश न केवल तकनीकी विकास को गति देगा बल्कि इसके अलावा भारत के सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हजारों नए रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगा और नवाचार के प्रबंधन के लिए एक मजबूत डिजिटल रीढ़ यानी कि एक तरीके से बैकबोन बनेगा अपने आप में, ठीक है। चलिए, अब बताइए आप लोग प्रश्न इस पर। फरवरी 2026 को घोषित अमेरिका इंडिया कनेक्ट पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, इसके अंतर्गत गूगल अगले 5 वर्षों में भारत और अमेरिका के बीच एआई कनेक्टिविटी के लिए 15 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा। दूसरा, विशाखापत्तनम में एक नया अंतरराष्ट्रीय समुद्री केबल गेटवे स्थापित किया जाएगा, ठीक है। यह पहल भारत को समुद्री केबलों के माध्यम से केवल सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया से जोड़ेगी, जिसमें अफ्रीका शामिल नहीं है। 4, इस परियोजना में 4 अतिरिक्त रणनीतिक फाइबर ऑप्टिक मार्गों का विकास भी शामिल है। बताओ क्या हो जाएगा इसका उत्तर, बोलो भाई। इंपॉर्टेंट है, बहुत टफ नहीं है ना, आसान है अपने आप में। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? सी होना चाहिए, 1 2 4 होना चाहिए क्या? आई थिंक ये होना चाहिए, यही होगा मेरे अकॉर्डिंग, तो ये होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, एरिक डेन अभी चर्चाओं में रहे और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। अमेरिकी अभिनेता हैं एरिक डेन और एक प्रकार की बीमारी से जो है पीड़ित है। उस बीमारी का नाम क्या है हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो विश्व प्रसिद्ध अमेरिकी अभिनेता एरिक डेन का 19 फरवरी 2026 को 53 वर्ष की आयु में निधन होना, ये एक बड़ी चिंताजनक बात रही है अपने आप पे, ठीक है। एरिक डेन को वैश्विक स्तर पर एबीसी के मेडिकल ड्रामा ग्रेज एनाटॉमी में डॉक्टर मार्क स्लोवन और हाल के वर्षों में एचबीओ की सीरीज इफोरिया में कैल जैक्स की सशक्त भूमिका के लिए पहचाना जाता था। उनके निधन का कारण क्या है? अम्योट्रिक, जो इनका निधन हो गया इसका कारण क्या है? एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। ये एक प्रकार की क्या है? बीमारी। क्या है? एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस एक बीमारी है जिसको हम AALS भी कहते हैं, जो कि क्या करता है? ये नर्वस सिस्टम को क्या करता है? वीक कर देता है। कई बार हम अपंग बन जाते हैं और मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, ठीक है। और इन्होंने इसकी जो है घोषणा की थी, 10 महीने लगातार इस बीमारी से पीड़ित रहे हैं और पूरा नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है और इंसान जो है न्यूरो प्रॉब्लम है एक तरीके से अपने आप पे, है ना, एक तरीके से। तो ये बड़े खतरनाक डिजीज है अपने आप में। इन्होंने अप्रैल 2025 में इसकी घोषणा कर दी थी और 10 महीने तक इस बीमारी से ये लड़ते रहे, लेकिन अंततः ये हार गए। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो AALS जिसे हम क्या कहते हैं? AALS को इसको कहते हैं एमियोट्रोफिक लेटरल, ठीक है, स्क्लेरोसिस को बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये इसे अक्सर लू गेहरिग रोग के रूप में संदर्भित किया गया है। यह एक घातक न्यूरोजेनेरेटिव विकार है। जैविक रूप से यह बीमारी मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में मौजूद मोटर न्यूरॉन्स को लक्षित करती है। यह तंत्रिका कोशिकाएं शरीर की स्वैच्छिक मांसपेशियों की गति को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी होती हैं। जैसे जैसे ये न्यूरॉन्स नष्ट होते जाते हैं, मस्तिष्क मांसपेशियों को सक्रिय करने और नियंत्रित करने की क्षमता को खो देता है। इसके परिणामस्वरूप रोगी को चलने, बोलने और अंततः सांस लेने में गंभीर कठिनाई होती है। तो एक डेंजर डिजीज है अपने आप में, ठीक है। चलिए अब आप बताइए, आप लोग इस पर प्रश्न आपके सामने आ गया है ना। फरवरी 2026 को अभिनेता एरिक डेन का निधन हो गया और उनकी बीमारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, वे ग्रेज एनाटॉमी और यूफोरिया जैसे धारावाहिकों में अपनी भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है। उनके मृत्यु एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस के कारण हुई, जिसे लू गेहरिग रोग भी कहा जाता है। AALS एक न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारी है जो मुख्य रूप से संवेदी न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स को प्रभावित करती है। उन्होंने अपनी बीमारी के निदान के बाद इसके पर जागरूकता और अनुसंधान के लिए सक्रिय रूप से कार्य किया। बताओ क्या हो जाएगा?
देखो इनके बारे में पूछेगा, इसी बीमारी के बारे में एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस के बारे में आपसे प्रश्न पूछ लेगा, क्या है बीमारी है, ठीक है। तो ऐसे आपको चीजों को क्या करना रहता है, रेडी करना होता है, इसको स्किप नहीं करना है बॉस आपको, ठीक है ना। चलो ए इज द राइट आंसर, यानी कि 1, 2 और 4 इसका क्या देगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। पढ़ लीजिएगा इसको। नई दिल्ली में विमोचित पुस्तक द सेज हु रीइमेजिन्ड हिंदुइज्म द लाइफ लेसन्स एंड लेगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु, ठीक है। ये जो पुस्तक आप देख पा रहे होंगे भाई साहब, ठीक है, इस पुस्तक को जो है किन्होंने लिखा है, एक जो है सांसद हैं, ठीक है, वो कौन है, सांसद डॉक्टर शशि थरूर। क्या ये जो पुस्तक आप देख पा रहे होंगे, इस पुस्तक को किसने लिखा है, सांसद जो है कौन है, शशि थरूर के द्वारा इसको लिखा गया है, ठीक है। कई किताबों के रचनाकार भी हैं शशि थरूर, ठीक है। और आप जानते होंगे कि केरल के एक समाज सुधारक हुए हैं, ठीक है, आप इनकी शायद जयंती भी मनाई गई थी हाल ही में। तो ये प्रमुख समाज सुधारक और दार्शनिक रहे हैं, जिनका नाम क्या है अपने आप में, ठीक है, जिनका नाम है श्री नारायण गुरु। क्या, श्री नारायण गुरु इनका नाम है, और इन्हीं के ऊपर जो है शशि थरूर ने इस पुस्तक को लिखा है। दरअसल इन्होंने केरल में अपने आप पे व्यापक स्तर पर सामाजिक धार्मिक आंदोलन को आगे बढ़ाया और मंदिरों आदि में सबको बराबरी का हक दिलाने के लिए उन्होंने प्रयास किया, अछूतों के लिए काम किया अपने आप में उस समय, तथ्य जिसको अछूत हम कह सकते थे उस समय, ठीक है। और बड़े स्तर का उन्होंने कार्य किया और धर्म को लेकर के उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं, ठीक है, लोकतांत्रिकरण को लेकर के, ठीक है। तो इन्हीं सारी बातों को लिख करके उन्होंने जो है शशि थरूर ने उस पुस्तक का निर्माण किया है, द सेज हु रीमैनेज्ड हिंदुइज्म द लाइफ लेसन्स एंड लेगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु का विमोचन किया है। यह पुस्तक केरल के महान समाज सुधारक और दार्शनिक श्री नारायण गुरु की आध्यात्मिक और सामाजिक विरासत के प्रबंधन पर एक विस्तृत शोध प्रस्तुत करती है, ठीक है। तो ये सारी बातें आप इसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब श्री नारायण गुरु के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो इनका जन्म दरअसल 19वीं सदी, क्या 19वीं सदी के मध्य में हुआ था, जब भारतीय समाज विशेषकर केरल जातिगत भेदभाव और छुआछूत जैसी कुरीतियों के लिए जाना जाता था और कई सारी बुराइयां थी, उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इन बुराइयों को दूर करने के लिए और केरल को एक अच्छा रास्ता दिखाया। उन्होंने इन बाधाओं को चुनौतियों देने के लिए मौन क्रांति की शुरुआत की थी, जो ये बुराइयां थी वहां पर। उनका सबसे प्रसिद्ध संदेश ओरु जाति ओरु मथम ओरु दैवम मनुष्यमानु, मनुष्य के लिए एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर है अपने आप में। कितनी अच्छी बात कहती है, मनुष्य के लिए एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर है अपने आप में। हमारी जाति क्या है, मनुष्यता, ठीक है। हम मनुष्य जाति में पैदा हुए, जानवर जाति में पैदा हुए हैं। हमारी जाति क्या है, हमारी जाति जो है, जो इस समय जो चल रही है वो जाति नहीं, बल्कि हम मनुष्य जाति के हैं अपने आप पे। लेकिन इस बात को इंसान समझता नहीं, लड़ता रहता है, हम ऊंचे हैं, हम नीचे हैं, तुम ऊंचे हो। इस भाव को कम करना चाहिए, ठीक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हे नाथ सब सुखी हो, ये कल्पना हमारे वेदों में की गई है कि हे नाथ सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन धान के भंडारी, सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हो और भूखा ना कोई सोवे, सृष्टि में प्राणधारी। ओम संगच्छम संबधत्तम सम ओम मनासि जानताम देवम भागा यथा पूर्वे संजना नाम उपासते। प्रेम से मिलकर चलो बोलो सभी ज्ञानी बनो और पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। हो विचार समान सबके चित्त सब एक हों, सबकी चित्त एक हों। हो विचार समान सबके चित्त सब एक हों और ज्ञान देता हूं बराबर भोग्य पास सब अनेक हों। ये भावना हमारे वेदों की है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि वेदों पर रिसर्च करना बहुत आवश्यक है। अभी किसी हिंदू से आप पूछे आपका धर्म का मूल ग्रंथ क्या है, तो लोग 10 किताबें बताएंगे। भारतीय संस्कृति धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ रही, मुझे ऐसा लगता है। इसका कारण क्या है कि हम जातियों में, उपजातियों में, धर्मों में हम क्या बटे हुए हैं अपने आप पे, ठीक है। हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं, हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, ईसाई हैं। इसमें हम बढ़ते 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 अपने पतन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम अगर युवा हैं तो हमारे भीतर एक राष्ट्र और एक जाति, एक ईश्वर और एक समाज की परिकल्पना करनी होगी, है ना। चलिए, तो ये सारी बातें उन्होंने कही और हिंदू धर्म के भीतर जो है रहकर ही उन्होंने अधिक मानवीय और समतावादी स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने मंदिरों में अछूतों के प्रवेश के लिए संघर्ष किया और शिक्षा को सामाजिक सशक्तिकरण की को प्राथमिकता दी। श्री नारायण गुरु के बारे में इस बार प्रश्न बन सकता है, ऐसा मुझे लगता है, फीलिंग आ रही है मुझे, ठीक है। तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। श्री नारायण गुरु के बारे में इस बार आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है बॉस, इसलिए
पढ़ लीजिएगा किसी भी तरीके से, ठीक है ना। चलिए, और उनके बारे में लिख रखा है कि उन्होंने किस प्रकार से धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक मूल्यों की नींव रखी थी, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक मूल्यों की नींव रखी थी, और इसी शब्द को पकड़ लिया शशि थरूर ने और इसी बात पर उन्होंने पुस्तक लिख डाली, ठीक है। कांग्रेस के आदमी है ना, धर्मनिरपेक्षता तो रग रग में है, थरूर जी के है नहीं, तो धर्मनिरपेक्षता जिसकी बात हमारे जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में भी कही गई है, तो उन्होंने ऐसा किया, ठीक है। खैर अच्छी बात है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात हम लोग करते हैं ना, हाँ चलिए ठीक है। तो ये सब बातें यहां पे इसमें लिखी गई, उन्होंने उनके बारे में पूरा विस्तृत रूप से जानकारी इसमें दी हुई है। चलिए, अब इस पर आप प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाएगा और इस पर आप एक बार इसको पढ़िए, फिर मुझे इसका आंसर आप लोग दीजिए कि भाई इसका उत्तर क्या हो जाएगा एग्जैक्टली, ठीक है। बोलो भाई क्या हो जाएगा इसका उत्तर। कुछ कठिन नहीं कि जो कठिन है जो ना लिख पाओ, ठीक है, बहुत आसान है ये। लिख ले जाओगे, सब चीजें नोट कर ले जाओगे भाई पॉइंट सारे, और बता पाओगे क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर डी हो जाएगा, क्या डी, मतलब कि 1, 2 और 3 क्या, यानी कि तीनों ही कथन इसमें क्या है, सही है आपके, ठीक है। तीनों कथन क्या है आपके सही, 1 सही है, 2 सही और 3 सही है, ठीक है। चलो अब आज का अच्छा, व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122 कानून के तहत 10% वैश्विक आयात शुल्क लगाने की घोषणा अभी हाल ही में कर दी गई है, चर्चा में रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बाबू हैं, वैश्विक व्यापार नीति में एक ऐतिहासिक और विवादास्पद बदलाव करते हुए 10% का नया वैश्विक आयात शुल्क लगाने की घोषणा की है। यह महत्वपूर्ण निर्णय अमेरिकी उच्चतम न्यायालय के उस आदेश के कुछ ही घंटों बाद आया जिसने राष्ट्रपति द्वारा पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम के तहत लगाए गए व्यापक टैरिफ को अवैध घोषित कर दिया था अपने आप पे, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने 6 से 3 के बहुमत से स्पष्ट किया कि संविधान के तहत व्यापार और कर लगाने की प्राथमिक शक्ति कांग्रेस के पास है और राष्ट्रपति अपनी आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करके इसे सीधे तौर पर अधिगृहित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये सारी बातें लिखी गई, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना। हाँ, एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है कि इस विधिक झटके के जवाब में ट्रंप प्रशासन ने व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122 सेक्शन 122 का सहारा लिया। यह कानून राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि यदि वह यह निर्धारित करता है कि देश गंभीर भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट संकट या डॉलर के तीव्र अवमूल्यन जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है, तो वह अस्थायी रूप से 15% तक का आयात अधिभार लगा सकता है। हालांकि इस कानून की एक बड़ी सीमा यह है कि इसके तहत लगाए गए शुल्क की अवधि अधिकतम 150 दिनों तक ही हो सकती है, जिसे आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस की मंजूरी अनिवार्य हो जाती है, ठीक है ना बॉस। चलिए, बाकी आप इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, जितना मैंने बता दिया उतना आप कर लीजिएगा, ठीक है। हालांकि आर्थिक रसद और वैश्विक कूटनीति की दृष्टि से यह कदम अत्यंत प्रभावशाली है। राष्ट्रपति जी ने यह स्पष्ट किया है कि कनाडा और मेक्सिको को उनके क्षेत्रीय व्यापार समझौते के कारण इस शुल्क से रियायत दी गई है। साथ ही दवाओं, महत्वपूर्ण खनिजों और बीफ व टमाटर जैसे कुछ आवश्यक कृषि उत्पादों को भी इस दायरे से बाहर रखा गया है। ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि यह शुल्क व्यापार घाटे को क्या करेगा, संतुलित करने और विनिर्माण को अमेरिका में वापस लाने के लिए आवश्यक है, ठीक है। घटनाक्रम न केवल वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के रसद और मूल्य निर्धारण को प्रभावित करेगा, बल्कि अमेरिका में कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के संतुलन पर भी एक गहन संवैधानिक विमर्श को जन्म देता है। यह स्थिति अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक भागीदारों के लिए एक अनिश्चित व्यापारिक वातावरण क्या करती है, तैयार करती है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट थे जो आपको पढ़ने थे। चलो भाई साहब, अब आप बताइए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस कानून के तहत 10% आयात शुल्क लगाने की घोषणा की है। नंबर 1, अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम, व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122, व्यापार विस्तार अधिनियम 1962 की धारा 232 या फिर व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 301। क्या हो जाएगा इसका एग्जैक्टली उत्तर, मुझे आप इसका उत्तर बता सकते हैं, ठीक है। आसान सा है, बी होना चाहिए ना, व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122। यही होगा कुछ और होगा, आई थिंक यही होना चाहिए, है ना। देखते हैं, बिल्कुल ठीक है। चलिए, अब आज आपके प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जीसीसी का सदस्य देश नहीं है। अभी हमने आपको 6 देशों के नाम बताए थे, तो अब आप बताओ कि कौन सा देश इसमें से नहीं है, ठीक है। चलिए, और आज मुख्य परीक्षा का प्रश्न आपके लिए जिसकी प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। प्रश्न क्या है आज आपके लिए कि जलवायु परिवर्तन का भारत की कृषि व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। आप इसको लिखकर के आप मुझे भेज सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर क्या है 86044409 बाकी होली पर ऑफर भी चल रहा है, होली का ऑफर का फायदा उठा लीजिए आप लोग और कोर्स में एनरोल हो जाइए। उसके लिए भी आप इसी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए,
कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि बताओ वैश्वीकरण के दौर में मातृभाषा शिक्षा की प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। क्या मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा बच्चों के समग्र विकास में आवश्यक है? 150 मतलब 15-20 अंकों का ये आपका हो जाएगा और 150 से 200 शब्दों में आपको लिखना था। ठीक है, तो ये प्रस्तावना लिखी गई थी कि वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में अंग्रेजी एवं अन्य वैश्विक भाषाओं के महत्व बढ़ा है, परंतु मातृभाषा में शिक्षा का महत्व कम नहीं हुआ है। नई शिक्षा नीति 2020 ने भी प्रारंभिक कक्षाओं में मातृभाषा स्थानीय भाषा में शिक्षा पर बल दिया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपकी आई हुई है। ठीक है, वैश्वीकरण के दौर में मातृभाषा की शिक्षा की क्या प्रासंगिकता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है? तो नंबर 1, संज्ञानात्मक विकास के लिए। ठीक है, यानी कि मातृभाषा में सीखना सहज और स्वाभाविक होता है। बच्चे अवधारणा को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। रचनात्मकता और तार्किक सोच का विकास होता है। दूसरा, सांस्कृतिक संरक्षण, यानी कि भाषा संस्कृति की वाहक होती है। मातृभाषा शिक्षा स्थानीय परंपराओं, ज्ञान और मूल्यों को संरक्षित करती है। तीसरा, आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति इससे बढ़ती है, यानी कि अपनी भाषा में समाज से बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है। कक्षा में सहभागिता और समाज क्षमता में वृद्धि होती है। चौथा, सामाजिक समावेशन, यानी कि ग्रामीण एवं वंचित वर्गों के बच्चों के लिए मातृभाषा शिक्षा समाज अवसर सुनिश्चित करती है। ड्रॉप आउट दर में क्या होती है? कमी आती है अपने आप पे। क्या मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा समग्र विकास में सहायक है? तो हाँ, बिल्कुल है। निम्न कारणों से, क्योंकि बौद्धिक विकास होता है, यानी कि अवधारणात्मक स्पष्टता होती है। भावनात्मक विकास होता है, यानी कि परिवार और समाज से जुड़ाव होता है। सामाजिक विकास होता है, यानी कि सांस्कृतिक पहचान सुदृढ़ होती है। भाषाई आधार की बात करें तो मातृभाषा मजबूत होने पर दूसरी भाषाएं भी सीखना आसान हो जाता है। अनेक शोध बताते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में होने पर सीखने के परिणाम बेहतर होते हैं। तो ये खास बात है। चुनौतियां हालांकि इसमें बहुत हैं, यानी कि उच्च शिक्षा और रोजगार में अंग्रेजी का प्रभुत्व है। गुणवत्तापूर्ण पाठ्यपुस्तकों एवं शिक्षकों की कमी है। बहुभाषी समाज में भाषा चयन की जटिलता है। समाधान क्या है? इसका समाधान है द्विभाषी बहुभाषी शिक्षा मॉडल को अपनाना, डिजिटल संसाधनों का विकास और स्थानीय भाषाओं में गुणवत्तापूर्ण सामग्री तैयार करना। ये इसका क्या है? समाधान था। ठीक है, बाकी होली पर हमारे यहाँ पर और रमजान के शुभ महीने पर हमारे सभी कोर्सेज पर ऑफर है। ये ऑफर यहाँ पर सब लिखा गया है। पीसेस की फीस जो है आपके समय जो है अभ्युदय बैच की फीस अभी 5000 में है, 7000 से डिस्काउंट के साथ में 5000 है। ये कूपन कोड सबके लिखे गए हैं, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, सभी के कूपन कोड यहाँ पर लिखे गए हैं। ठीक है, एक एक करके आपको लिखना है इसमें से। और फाउंडेशन कोर्स इसमें ये गलत लिख गया है, ये इसकी फीस कितनी है अपने आप में 6000 है। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत होगी तो इसके लिए आप हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 86044409 पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। बहुत धन्यवाद है आप लोगों का। ऑल द बेस्ट है। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की ROA परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु डी-कोड एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी ROA परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल ROA परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की PCS प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन
4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डीकोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में ROARO परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़ें। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।